नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हम अब बात करेंगे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव के परिणाम हुए हैं, उसका क्या असर देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा में उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन हुआ उल्टा। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस यानी एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जीत मिली है और बड़ी जीत मिली है। लेकिन कांग्रेस की जो अकेले जीत होने की अ, का जो अनुमान लगाया गया था एग्जिट पोल में और एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसमें हरियाणा में कांग्रेस की जीत का अनुमान था, जिसका उल्टा हुआ है। तो अब इसी हफ्ते आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो जाएगी और महाराष्ट्र के चुनाव में इन विधानसभा नतीजों का क्या असर पड़ेगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से साहिल जोशी, जो कि मुंबई तक और इंडिया टुडे ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर है मुंबई में। उसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय विद्रोही जी स्टूडियो से। विजय विद्रोही जी हमारे न्यूज़ तक पर रोज़ आप उनको देखते रहते हैं। तो साहिल, ये जो हरियाणा का रिजल्ट आया है, ये तो कांग्रेसी तो मान के चल रहे हैं कि हरियाणा जीत लिया और अब महाराष्ट्र की बारी है, लेकिन आज अब ये जो रिजल्ट आया है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है महाराष्ट्र के लिए? देखिए, अगर कांग्रेस के डिफीट का एनालिसिस तो हमें करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में ये इस रिजल्ट से दो लोग ज्यादा खुश होंगे। एक तो बीजेपी, ऑफ कोर्स, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बूस्ट है, ये मोरल बूस्ट है। हरियाणा और महाराष्ट्र में पिछली बार भी उनका परफॉर्मेंस 2019 में भी उनके एक्सपेक्टेशन से काफी विपरीत रहा। उन्हें जो लग रहा था उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। और ये दोनों स्टेट बीजेपी के लिए एक चैलेंजिंग स्टेट्स रहे हैं 2019 के बाद से। लेकिन और दूसरी तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस 2000 लोकसभा चुनाव के में डिफीट के बाद भी, या 2024 के लोकसभा चुनाव के उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद अगर हरियाणा वो जीत रहे हैं तो उनके लिए खुशी की बात है। दूसरे अगर कोई खुश होंगे तो वो उद्धव ठाकरे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस एक नए एग्रेशन में दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के जो बैकरूम बॉय हैं, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट है, सुनील कानूगुलू, जो हरियाणा में भी काफी एक्टिव थे। माना यह जा रहा था कि सुनील कानूगुलू के सर्वे के आधार पर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही है, और उसमें सबसे ज्यादा अगर अनबन हो रही थी तो वो शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच में हो रही थी, क्योंकि दोनों में भी सबसे ज्यादा सीट पाने को लेकर सीट शेयरिंग में एक दौड़ लगी हुई है। और ऐसे में कांग्रेस इस सर्वे के आधार पर अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, सर्वे में हम आगे हैं और यहाँ की सीट हमें चाहिए। कई ऐसी सीटें मुझे पता है कि जहां पर कांग्रेस का दावा था शिवसेना की सीट पर, जहां पर 2019 में शिवसेना या शिवसेना समर्थित निर्दलीय वहां पर जीत चुके थे। हालांकि वो निर्दलीय वो विधायक अब शिंदे, एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, लेकिन कांग्रेस का मानना था कि जैसे विदर्भ में या मराठवाड़ा में उनका प्रदर्शन बेहतर है, सर्वे में वो ठीक दिख रहे हैं, तो उन्हें वो सीट मिलनी चाहिए। तो अब कम से कम जब सीट शेयरिंग के लिए जो 2-3 बैठकें अभी होने वाली है, उसमें ये इस सर्वे को खारिज करने में शिवसेना बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगी। वो कहेंगी कि हम इस सर्वे को मानने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत उद्धव ठाकरे भी खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि कांग्रेस को भी एक रियलिटी चेक मिल चुका है कि जो लोकसभा में होगा वही विधानसभा में नहीं हो सकता। यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन उन्हें जरूर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो कुछ सिमिलैरिटीज मुझे हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखाई देती है कांग्रेस के प्रदर्शन में। सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यह है कि कांग्रेस हरियाणा में जिस तरीके से एक बड़े वोट समूह पर ज्यादा निर्भर हो गई थी, और उन्होंने जो बाकी वोट समूह है उनके तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं दिया। कहीं सीट शेयर टिकट बांटने में भी उनसे कुछ गड़बड़ियां हुई है, ये भी बातें सामने सामने आ रही है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कांग्रेस इस बात से खुश थी कि उनका जो खोया हुआ वोट बैंक है वो दोबारा उनके पास लौट आया है। और जिस तरीके से हरियाणा में उनके वोट पर छेद करने के लिए जो बाकी छोटी पार्टियां हैं वो वहां पर काम कर रही थी, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी अगर कांग्रेस ने सही तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन या कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं किया, तो यहां भी वंचित बहुजन आघाड़ी, जैसे प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, या एक चौथा मोर्चा महाराष्ट्र में बन रहा है छोटी पार्टियों को साथ में लेकर, एक एमआईएम जैसी पार्टी है जो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही है, उनकी भी दिक्कतें कांग्रेस को सहन करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक नेता को आगे करके चुनाव लड़ा था, भूपेश बघेल और कमलनाथ। उसी तरीके से हरियाणा में भी उन्होंने भूपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा को पूरी जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने उनका उनका पूरा दबदबा रहा सीट डिस्ट्रीब्यूशन में और बाकी सब चीजों में। उस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में कोई कांग्रेस का एक नेता नहीं है और ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। दूसरा, कोर्स करेक्शन के लिए उनके साथ में 2 अलायंस पार्टनर्स हैं। शरद पवार का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा उसमें नजर आता है और वो भी कांग्रेस के साथ बातचीत में उनका एक उनके उनके उनका दबदबा दिखाई देता है कई कई मायनों में। तो इसके लिए यहाँ पर कांग्रेस पर कंट्रोल करने के लिए बाकी सारे लोग भी होंगे। लेकिन बुरी बात कांग्रेस के लिए होगी कि अब तक जो हम मानकर चल रहे थे कि लोकसभा चुनाव की वजह से जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, वहां धीरे धीरे कांग्रेस भी बीजेपी को टेक ऑन करने के लिए तैयार हो रही है। उस समझ को कहीं ना कहीं चोट लगी है हरियाणा के नतीजों की वजह से। और दूसरी तरफ ये सीख भी कांग्रेस को मिली है कि अलायंस में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता है। जिस तरीके से कश्मीर में दिखाई दिया, उसी तरीके से महाराष्ट्र में अगर वो अलायंस ठीक से वर्कआउट करे, सीट शेयरिंग ठीक से वर्कआउट करे, तो यहाँ पर भी स्थिति हरियाणा जैसी शायद नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलायंस काफी काफी स्ट्रॉन्ग अलायंस महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। नहीं तो विजय जी, जो साहिल कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां अगर हरियाणा में की है वो महाराष्ट्र में नहीं करेगी तो वो चुनाव में जीत सकती है या वहां पर बीजेपी को हराया जा सकता है। पर आपको क्या लग रहा है कि अब एक जो माहौल बना था देश भर में कि भाई हरियाणा की हवा महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, अब वो तो पहुंच नहीं रही है, हवा जो है हरियाणा में ही रुक गई है, तो महाराष्ट्र में क्या होगा? नहीं, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का गठबंधन जीता है, तो मिला जुला असर रहा है कुल मिलाकर। तो महाराष्ट्र में इसका भी मिला जुला असर हम देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस को ये राहुल गांधी को ये समझ में तो आ रहा था, लेकिन हुड्डा साहब की अड़चन के कारण आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं हुआ। दूसरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो समझौता हुआ उसमें कुछ खामियां रही। हर गठबंधन में कुछ खामियां रहती हैं, परफेक्ट गठबंधन तो कोई भी नहीं होता। उसके बावजूद पॉलिटिकल अलायंस किया तो फायदा मिला। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ज़्यादा अकोमोडेटिव स्वभाव के माने जाते हैं और शायद थोड़ा और ज़्यादा वो करेंगे कि महाविकास आघाड़ी में 4-5 सीटें ऊपर नीचे के चक्कर में अलायंस नहीं टूटना चाहिए। और अब तो और पुख्ता ढंग से वो अपने बात को सामने रख पाएंगे इस हरियाणा की हार से सबक लेते हुए। मुझे लगता है कि ये चीज़ है। और दूसरा, एक मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी की राजनीति थोड़ी दक्षिण भारत के या महाराष्ट्र के इलाकों से थोड़ी सी अलग होती है। थोड़े मुद्दे भी थोड़े अलग होते हैं, सोच का स्तर भी अलग होता है, राजनीति करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। तो दोनों हरियाणा को हम सीधे सीधे महाराष्ट्र से मेरे हिसाब से उस ढंग से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर उद्धव ठाकरे खुश हो सकते हैं या किसी बात को लेकर नाराज होते हैं, तो इनके ऊपर शरद पवार बैठे हैं जो ज़्यादा समझदार हैं, जो थोड़ी बहुत नाराजगी अगर उद्धव ठाकरे की है वो भी दूर कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत नाराजगी अगर कांग्रेस की है उसको भी दूर करके दोनों को एक समान मंच पर ला सकते हैं। हरियाणा मुझे लगता है कि एक तरह से कांग्रेस के लिए खास तौर से महाराष्ट्र में एक बहुत भारी सबक का काम करेगा, और वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे जो हरियाणा में गलती हुई, जिसकी वजह से इतनी उनकी जो संभावित जीत थी वो एक हार में बदल गई। ये तो दो चीज़ें विजय जी अलग हैं, और मैं साहिल से सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, अब तक हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ साथ होते थे साहिल। इस बार पहली बार दोनों चुनाव अलग अलग करवाए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में पिछली बार सरकार बनने में देर हुई थी, तो विधानसभा का गठन भी देर से हुआ था और 26 नवंबर तक जो है नई विधानसभा बन सकती है। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझ के अलग अलग चुनाव करवाए थे कि भाई हम पैसे देंगे लाडली बहना योजना में महाराष्ट्र में, और अभी जब तक चुनाव होंगे 3 से 4 किस्तें महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये महीने के चले जाएंगे। तो साहिल, चूंकि जो हरियाणा का रिजल्ट देखकर ऐसा लगता है कि ये भी जो अलग अलग चुनाव करवाना ताकि जो गुस्सा था सरकार के खिलाफ वो मई जून में निकल गया, और फिर पैसे भी दे देना, तो क्या ये चीज़ें महायुति के पक्ष में जा सकती है महाराष्ट्र में, उसको चुनाव जिताने में मदद कर सकती है? क्योंकि अभी तक लोग इसको खारिज कर रहे थे कि नहीं नहीं पैसे देने से क्या होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि उससे वोट मिलते हैं। देखिए मिलिंद जी, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि हरियाणा में जो
बीजेपी की जीत है वो उनके लिए एक मोरल बूस्टर साबित होगी। और वो इसलिए भी होगी क्योंकि अगर हम देखें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव में तमाम निगेटिविटी अगेंस्ट बीजेपी, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी के बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस को एक समान सीटें मिली थी। 5 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस को। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का डिबैकल हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी रही। सबसे ज्यादा सीटें लड़ने के बावजूद बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई। मतलब जब से बीजेपी शिवसेना के साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है तब से बीजेपी 20 के ऊपर कभी सीटें महाराष्ट्र में नहीं लड़ी थी। लेकिन पहली बार बीजेपी ने 3 सीटें ज्यादा लड़ी। लेकिन परफॉर्मेंस उनका पिछले 20-25 साल में जो शिवसेना के साथ अलायंस में जो उनका रहा है उससे भी खराब परफॉर्मेंस उनका इस बार के लोकसभा चुनाव में रहा। तो ये सबसे बड़ा फर्क आपको हरियाणा और महाराष्ट्र में नजर आएगा। तो बीजेपी को चोट सबसे ज्यादा लगी। दूसरी बात यह कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर एक समान है। ऑलमोस्ट कांग्रेस का एक आध % ज्यादा ही वोट शेयर अब तक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद सीटें बीजेपी की ज्यादा आई है। और तीसरी बात यह कि लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी के वोट शेयर में ऑलमोस्ट 12 से 14% की गिरावट आई थी, जबकि महाराष्ट्र में यह गिरावट 1.7% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब यह कि बीजेपी का जो वोट बेस है वो महाराष्ट्र में इंटैक्ट है। लेकिन उससे यह भी साबित होता है कि उस वोट बेस के आधार पे बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं जीत सकती। यह भी बात उससे साफ नजर आती है। तो बीजेपी को एडिशनल वोट्स जो चाहिए वो उनके अलायंस पार्टनर्स चाहिए होंगे। जैसे अगर एकनाथ शिंदे ठीक करेंगे तो वो उसका फायदा उन्हें मिलेगा, अगर अजित पवार ठीक करेंगे तो उसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसके लिए केवल बीजेपी के परफॉर्मेंस पर महाराष्ट्र का नतीजा डिपेंड नहीं होगा। बीजेपी का परफॉर्मेंस ये कांग्रेस के साथ और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि महाराष्ट्र में 3 अलग अलग पार्टियां 2 अलायंसेस में, और ये तीनों 6 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ स्पेसिफिकली चुनाव लड़ रही है। जैसे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मैक्सिमम सीट पर, ऑलमोस्ट 100 सीटों पर लड़ेंगे। उसी तरीके से शिवसेना, यूबीटी और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के खिलाफ ऑलमोस्ट 60 से 70 सीटों पर लड़ेंगे, जो उनकी ओवरऑल सीट में से 80% सीटें होंगी। उसी तरीके से शरद पवार और अजित पवार एक दूसरे से उसी लगभग 60-70 सीटों पर लड़ेंगे, जो उनकी ओवरऑल सीटों के ऑलमोस्ट 90% सीटों पर होंगी। तो इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में दोनों को उसमें से जो अच्छा करता है उसको एज तो मिलेगा, लेकिन फिर भी वो इतना काफी नहीं होगा कि वो सरकार बना सके। इसके लिए उनके अलायंस पार्टनर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो डिपेंड रहेगा। और हरियाणा के चुनाव में जो हुआ है उसका असर अलायंस पार्टनर्स के परफॉर्मेंस पर तो नहीं पड़ने वाला, वो बीजेपी के परफॉर्मेंस पर हो सकता है। क्योंकि अब जैसे ये हमेशा होता है कि अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो आरएसएस ने काम किया, ये बार बार बताया जाता है। तो यहाँ पर भी सुबह से मुझे कई कॉल इस तरीके से आ रहे हैं कि देखिए आरएसएस एक्टिव हो गई थी हरियाणा में, और उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आरएसएस एक्टिव हो गई है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस काफी एक्टिव हो गई है। कई ऐसे नेताओं को आरएसएस के तरफ से संपर्क किया गया है कि जिनके टिकट काटे गए, जिनको लग रहा था कि उन्हें दरकिनार किया गया, और उन्हें महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जाकर मीटिंग्स करने के लिए, छोटी मोटी मीटिंग्स करने के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर आरएसएस यहां पर भी एक्टिव हो गई है। लेकिन सिर्फ बीजेपी के परफॉर्मेंस के आधार पर महाराष्ट्र का गणित नहीं तय होगा, तो उनके अलायंस पार्टनर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर भी होगा। इसके लिए वो चीज देखना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी होगा। और वो सिर्फ लाडली बहना की वजह से हो पाएगा क्या, तो वो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना को एक चेहरा था स्पेसिफिकली, यहां पर लाडली बहना का क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी अलायंस पार्टनर्स में ही आपस में एक रेस लगी हुई है, अलग अलग क्लेम किया जा रहा है उसका क्रेडिट, तो वो भी उनके लिए एक दिक्कत है। तीसरी बात अहम यह है कि जितनी जल्दबाजी में ये योजना लागू की गई है उससे ये कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है कि इसमें से वोटर कितने हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो पूरा एक जो है ना स्कोप उन्हें उस तरीके से मिला था कि वो सारा मुआयना करने के लिए, क्योंकि साल भर वो योजना वहां पर चल रही थी, मार्च से लेकर दिसंबर तक वो योजना वहां पर चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, अगेन मध्य प्रदेश में भी 1-on-1 फाइट था बीजेपी का कांग्रेस के साथ में, जो महाराष्ट्र में नहीं है। इसके लिए उसका यूनिवर्सल असर होगा, इसकी कोई गारंटी हम नहीं कह सकते। इसलिए फायदा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए जैसा फायदा होगा ये मैं मानने को तैयार नहीं अभी भी।
तो विजय जी, ये बात जो लोकसभा चुनाव से पहले होती थी कि जब कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है तो उसमें कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाती है, जो कि हमने देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। और लोकसभा में थोड़ा इसको उल्टा मतलब उलट दिया गया इस अनुमान को, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी से भी कुछ सीटें छीनी। तो अब जब ये महाराष्ट्र की बात हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी में 100 सीटों में मुकाबला लगभग होगा, बाकी सीटों पर अलाइज का मुकाबला है, तो ये भी एक वापस बात छिड़ जाएगी कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी में कौन भारी पड़ता है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की बात करती। वो ये बात करती कि राहुल गांधी अंतिम समय तक जूझते रहे, वो विकास यात्रा निकालते रहे और मोदी जी 48 घंटे पहले रण छोड़ हो गए थे, मैदान छोड़कर भाग गए थे। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। और जम्मू में, कश्मीर में वैसे ही राहुल गांधी के दौरे बहुत कम हुए। उमर अब्दुल्ला को तो बाकायदा कहना पड़ा था कि राहुल गांधी को जम्मू के अपने दौरे बढ़ाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जो बात पहले बीजेपी करती रही, अब हो सकता है अति उत्साह में बीजेपी कहे कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास कौन सा चेहरा है, सामने क्यों नहीं लाते। पहले आपको ध्यान होगा, बीजेपी हमेशा कहती थी, उनके प्रवक्ता सारे चैनलों में कहते थे कि हम तो बड़े खुश हैं कि अगर राहुल गांधी सामने हैं, क्योंकि फिर हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। अब लोकसभा चुनाव में जो हार का सदमा लगा था बीजेपी को, प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर भी सदमा हार लगा तो नहीं था। हुई, सरकार तो बनी गई। हार से मतलब 63 सीटें कम आने का सदमा लगा था। वो हरियाणा की जीत से, वो सदमे से थोड़ा-सा मुझे लगता है उभरेंगे और महाराष्ट्र में ज़्यादा नज़र आएँगे, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। और अभी जो कल परसों सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझे नहीं मालूम उस खबर में कितनी सच्चाई है कि संघ का एक मास्टर स्ट्रोक है, बात की जा रही है कि नितिन गडकरी को उप प्रधानमंत्री बना दो ताकि उसका असर हो। मुझे नहीं मालूम, साहिल इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल पाएँगे। लेकिन कोर्स करेक्शन का मौका दोनों पार्टियों के पास है। हरियाणा में जीत केने के बाद बीजेपी के पास और जम्मू कश्मीर में कंबाइंड रूप से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की जीत के बाद कांग्रेस के पास। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नितिन गडकरी की खबर में कोई तथ्य है विजय जी, क्योंकि अब तो उल्टा होगा, क्योंकि कि नितिन, हाँ, मैं तो कल तक की बात कर रहा था। अब तो बिल्कुल हालात बदल गए। क्योंकि देखिए, इसके बाद में विजय जी वापस न केवल कांग्रेस बीजेपी के इंटरनल जो डायनामिक्स है वो भी बदलेंगे, और जो मोदी और अमित शाह पर जो दबाव था कि भाई अध्यक्ष कौन होगा, इसमें आरएसएस बीच में दखल देना चाहता था, तो मुझे लगता है वापस बाजी मतलब सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं पलटी है, बाजी जो एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था उसमें भी बीजेपी में खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ज़्यादा चलेगी। आप जिस ढंग से तर्क दे रहे हैं, अगर जो साहिल भी कह रहे हैं कि उनके पास फोन आए कि संघ सक्रिय हो गया, देखिए संघ ने हरियाणा जिता दिया, तो अगर संघ हरियाणा जिता रहा है तो संघ कहेगा कि महाराज भी हम जिताएंगे, हम अपने हिसाब से पार्टी को चलाएंगे। तो ये भी ये चीजें भी आगे जा सकती है। नहीं तो विजय जी, अब तो ये लंबी चर्चा चल सकती है, लेकिन इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहिल। हमने एक छोटी सी चर्चा की कि महाराष्ट्र में अब क्या होगा। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है। हरियाणा में ये उम्मीद थी कि कांग्रेस जीतेगी तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा कि वहाँ बीजेपी जीत गई, और नेचुरली इसका फ़ायदा या उससे मनोबल जो बढ़ेगा वो बीजेपी का बढ़ेगा, और न केवल वो ज़्यादा सीटें अपने अलाइज से मांग सकती है, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि साहिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे से बहुत खुश होंगे या जो कांग्रेस के अलाइज है, क्योंकि कांग्रेस अगर बड़ा भाई बनने की कोशिश करती तो उसको कहीं ना कहीं सेटबैक लगा है, उसको कहीं ना कहीं चोट लगी है हरियाणा चुनाव से लेकर।